में हम बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से संबंधित जटिल लगते हुए मुद्दों को बड़ी ही आसान भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। और आज की अर्थनीति बेहद खास है। खास इसलिए कि आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय तक 13 वर्षों तक बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर राज्य की आर्थिक स्थिति को गति देते रहे, उसे मजबूत बनाने का काम करते रहे। इतना ही नहीं, जीएसटी से जुड़े रहे हैं। जीएसटी पर उनके सुझावों की बड़ी अहमियत रही है। तो बस शुरू करते हैं आज की अर्थनीति, जिसमें हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 की। आज के हमारे मेहमान हैं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी। संसद टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। आपने इसका बारीकी से अध्ययन जरूर किया होगा। इस बजट के वित्तीय पहलुओं, इसके निकट और दूरगामी पहलुओं के बारे में बात करने के लिए आपसे बेहतर भला और कौन हो सकता है। तो शुरू करते हैं। इस बजट की व्याख्या अगर छोटी करनी हो तो आप इसे क्या कहेंगे? ये देश का इंफ्रा बढ़ाने वाला बजट है, ये रोजगार सृजन वाला बजट है, ये जीडीपी को गति देने वाला बजट है, ये आम लोगों को सुकून पहुंचाने वाला बजट है, या फिर वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से निपटने वाला बजट है, उससे मुकाबला कर भारत को चमकता सितारा बनाए रखने वाला बजट है, या फिर कुछ और? आप कैसे व्याख्या कर रहे हैं? देखिए, आपने तो सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। देखिए, मेरी निगाह में ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। यानी 2047 का जो विकसित भारत है उसकी नींव रखने वाला ये बजट है। लोगों को लगता था कि ये पॉपुलिस्ट बजट होगा, इसमें रेवड़ियाँ बटेंगी, फ्रीबीज की घोषणाएं होंगी, कर्ज माफ़ होगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, इस तरह की घोषणाएं होंगी। लेकिन इस बजट के माध्यम से हम 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था कैसे बन सकें, उसको पूरा ध्यान में रखकर, और इसे आप देखेंगे इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जी, इसको पर सबसे ज़्यादा अगर ध्यान केंद्रित किया गया। मुझसे अगर पूछे कि इस बजट की दो खास बात क्या है, दो टेक अवे क्या है, एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है जो मध्यम वर्गीय लोगों को जो टैक्स में रियायत दी गई है। बाकी तो बीसियों घोषणाएं हैं, अन्य अन्य चीज़ें हैं, लेकिन दो ऐसी घोषणाएं हैं जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इस बजट का अगर हम कहें कि ग्रोथ इंजन क्या है, तो वो इंफ्रा को हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल पे इतना निवेश किया गया है, जो कि शायद जीडीपी का 3.3% है, 10 लाख करोड़ रुपए, तो इससे जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे? एक तो सामने नजर आता है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप 100 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर उसका 2.5 गुना प्रभाव पड़ता है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। जी, सड़क, पुलिया, ब्रिज, एयरपोर्ट, एरोड्राम, बिल्डिंग्स, यानी ऐसा खर्च जिससे एसेट संपत्ति का निर्माण होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और इस पर जब व्यय होता है 100 रुपया, तो इसका अर्थव्यवस्था में 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी होती है, 2.5 गुना उसका रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए अगर एक मकान बना, एक सड़क बनी, तो सड़क के लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए स्टील चाहिए, उसके लिए ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए। एक अगर एयरपोर्ट बनता, कुछ भी बनता है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है ये कई गुना ज़्यादा है। और इसलिए, और देखिए, केवल इसी वर्ष नहीं, ये 10 लाख करोड़, इस 10 लाख करोड़ में 1,30,000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन पर। और अगर आप इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो 13,70,000 करोड़ रुपया है। जी, यानी राज्य, केंद्र सरकार करीब 3,70,000 करोड़ रुपया इस 10 लाख के अलावा राज्यों को ग्रांट के रूप में देती है, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप या एक्सपेंडिचर के रूप में, और जिसका इस्तेमाल होता है। तो टोटल बजट का अगर आप देखें तो 13,70,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर। और जैसा शुरू में आपने कहा कि पिछले 3 साल से लगातार 33% की वृद्धि हो रही है। हर साल
ईयर ऑन ईयर 33% का ग्रोथ, इसका जो अर्थव्यवस्था, इस पर बहुत दूरगामी परिणाम इसके होंगे। और इसलिए, और जब अभी जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये कम आ रहा है कोविड के कारणों से, मंदी के आशंका के कारणों से, तब ये राज्य सरकार, केंद्र का दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें। और फिर जैसा आपने पूछा, रोजगार, कैपिटल एक्सपेंडिचर से सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं। और एक आकलन है कि जो 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर, उससे कम से कम 80 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि लोगों को आप नगद पैसा दे रहे हैं, तो जब नगद पैसा देते हैं किसी स्कीम के तहत, तो उसका रिटर्न केवल 95 पैसा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिटर्न वो 2.5 गुना है। जी, आपने बहुत सही कहा कि 2.5 गुना कैपिटल जो एक्सपेंस है उसका रिटर्न आता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिटर्न होगा, क्योंकि वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए, हम अमृत काल का ये पहला बजट है और ये भारत के अगले 25 साल के भारत की नींव है, एक तरीके से उसका रोड मैप है, जब भारत 100 वर्षों का हो जाएगा उसने। आपने साथ ही सुशील जी राज्यों की बात की, और अगर पूरे बजट को एट ए ग्लांस देखें तो लगता है कि कृषि और किसानों का इसमें खासा ध्यान रखा गया है। न सिर्फ कृषि के आवंटन से, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी जो आवंटन हुए हैं वो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन केंद्र का ये करना क्या खास है अगर राज्यों का पूरा सहयोग न मिल रहा है तो? मान लीजिए ज़रूरत है 150 रुपये की, केंद्र के तो 100 रुपये मिल गए आपको, अगर राज्य 50 रुपये देने में देरी कर रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो किसानों का कितना भला नहीं, हो देखिए, पाएगा? कुछ राज्य सरकारें हैं जो सहयोग नहीं करती। उनको ये लगता है कि केंद्र की योजनाओं को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को मिल जाएगा, इसलिए वो अड़ंगा लगाती है। लेकिन बाई एंड लार्ज मैं कह सकता हूँ, जो राज्य सरकारें बुद्धिमान हैं, वो पैसे का सदुपयोग करती हैं, वो खर्च करती हैं, क्योंकि अंततः केंद्र भी जो खर्च करता है तो राज्य में ही खर्च करता है। वो कोई अलग से तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है नहीं। अगर हम कुछ भी खर्च करेंगे, अगर ये देखिए ना, ये रेलवे पर 2,40,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जो 13-14 की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है। अभी जिस बुलेट ट्रेन की चर्चा होती थी, लोग मजाक करते थे क्या वो बुलेट ट्रेन का, उनको मैं बताना चाहूँगा जी। कि अगस्त 2026 में अहमदाबाद मुंबई के बीच की बुलेट ट्रेन का चलना प्रारंभ हो जाएगा, और इस साल के बजट में उस पर 19,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो ये कोई बड़ी साधारण उपलब्धि नहीं है। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, अभी प्रति माह 2 ट्रेन निकल रही है, और अगले साल से प्रति माह नहीं, प्रति सप्ताह 2 नई ट्रेन वंदे भारत जो है निकलना प्रारंभ होगी। तो यानी एक, मैंने ये तो रेलवे का जिक्र किया, अब हाइड्रोजन, जो कहते हैं कि भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन फ्यूल है, और पहली रेलगाड़ी जो शिमला कालका के बीच और इस साल के अंत तक चलना प्रारंभ हो जाएगी, वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। और केवल देखिए, रेलवे नहीं, रोड के सेक्टर में 2,58,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर, 2,58,000। तो इतना बड़ा व्यय कभी इसके पहले के वर्षों में नहीं होता था, और एक वर्ष ही नहीं, लगातार आप देखिए। और मैं तो निकाल रहा था आंकड़े के पिछले 3 साल का, अगर आंकड़ा देखें आप, तो जो पिछले 3 वर्षों के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 23 लाख करोड़ रुपया, 23.20 लाख करोड़ रुपया हो चुका 3 साल के अंदर। और पिछले 9 साल जब से केंद्र की सरकार आई है, तो 41,71,70,000 करोड़ केवल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर या जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि पूंजीगत परिव्यय होगा, एसेट का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो रोजगार भी पैदा होंगे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ग्रोथ उसमें से और पैदा होगा। और अब तो हम केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, तो कृषि के क्षेत्र में भी केवल 20 लाख करोड़ का ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहाँ भी स्टार्टअप्स कैसे आए, जी। वहाँ भी नए इन्वेस्टमेंट कैसे हो। ये तो किसान वही परंपरागत तरीके से धान और गेहूं की खेती कर रहा है। तो इसलिए मिलेट्स को, जो ये मोटा अनाज है, उस मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया, और बहुत बड़ी प्राथमिकता इस पूरे बजट में, ताकि हमारे किसान जो हैं वो अब श्री अन्न उपजाएं, मोटा अनाज उपजाएं। और वो एक ज़माने में लोग कहते थे कि मोटा अनाज गरीबों का भोजन है, अब वो गरीबों का भोजन है, वो तो अमीरों का भोजन हो गया। अब तो बड़े लोगों को भी अगर स्वस्थ रहना है, जी, तो स्वास्थ्य का भोजन है वो। स्वास्थ्य का भोजन है। तो यानी हर क्षेत्र में इसकी ओर ध्यान रखा गया। और एक और बता दूं कि सड़कों के क्षेत्र में एक और बड़ा प्रयोग हो रहा है। करीब 100
वैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई है। मान लीजिए कि बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है, वहाँ से कोयला उतरता है, शुरू के 20 किलोमीटर 2 लेन है, उसके बाद 4 लेन है, फिर उसके बाद बीच में 2 लेन है, फिर 4 लेन है, और पटना तक कोयला जाना है। तो अब वैसे 100 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई है, और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ताकि हम एंड टू एंड हम कनेक्टिविटी प्रदान करें, वो बंदरगाह हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो। और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था इस बजट के अंदर की गई। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो देश बहुत तेजी से और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मतलब जो जो अपेक्षाएं हम कर रहे हैं, आम जनता जो अपेक्षा करती है, देश जो अपेक्षा करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा हो रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा ड्राइवर हम इसको मान लें वो है। आपने बात की रेल, इकोनॉमी का इंजन है, इकोनॉमी का इंजन है, अर्थव्यवस्था का वो इंजन है, वो गति प्रदान करता है अर्थव्यवस्था को। और अगर हमको विकास दर चाहिए तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। बिल्कुल, आपने रेलवे की बात की, आपने रोड की बात की, और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, कागज़ों में नहीं है, हम स्वयं इसको महसूस कर पा रहे हैं। जो ट्रेनें लेट चलती थी, ट्रैक वही है, रूट वही है, रेलवे स्टेशन वही हैं, लेकिन ट्रेन आज समय पे चल रही हैं, बहुत लेट नहीं हो रही हैं, और उनका टाइम भी बहुत कम हुआ है। लगभग 20 से 25% हमने देखा है कि जो लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं उनकी गति बढ़ाई गई है, और इस वजह से उनका कम हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी आप देखें, और लेकिन साथ में सवाल एक, मैं ट्रेन के बारे में एक और बता दूं जी जी, कि हमारे जो रेलवे स्टेशन जिनका आप बात कर रहे थे कि रेलवे स्टेशन में स्वच्छता है, हमारे रेलवे स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसा बनाना चाहते हैं। मैं चाइना गया तो मैं अवाक था कि वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो लगता था कोई एयरपोर्ट पर आ गया। अब भारत सरकार ने तय किया कि इस वित्तीय वर्ष में 13,500 करोड़ रुपया यह खर्च किया जाएगा कि नागरिक पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए, और जिसमें से लगभग 1275 स्टेशंस का और 19